सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल अजीज़ खान और आप देख रहे हैं बात होगी। पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान से बाहर जो सूरत हाल पाकिस्तानी जानना चाहते हैं वो आहिस्ता आहिस्ता उन तक पहुंच रही हैं। आज बड़े पैमाने पर यह कहा जा रहा है कि पाकिस्तान की जो अहदाफ हैं मईशत के हवाले से वो टारगेटेड हैं और पाकिस्तान को खुशखबरी मिल सकती है। और IMF भी पाकिस्तान ने जो इस्लाहात की हैं उससे मुतमईन खुश है। अब इन तमाम खुशियों के बाद आम आदमी को क्या मिलना है, यह है सबसे बड़ा सवाल। महंगाई में कमी होगी, बेरोज़गारी ख़त्म होगी। जो ऐलानात थे वज़ीर आज़म पाकिस्तान के 1 करोड़ लोगों को नौकरियां देने के हवाले से, 50 लाख घर बनाने के हवाले से, वो तमाम चीज़ें पूरी होंगी। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने कल कहा, बहुत तारीख़ी जुमला है, दिल खुश हो रहा है उसको सुनकर, लेकिन इम्प्लीमेंट होता हुआ बहुत ही मुश्किल नज़र आ रहा है। वो कह रहे हैं पाकिस्तान एक अजीम मुल्क बनने जा रहा है और पाकिस्तान बहुत तेज़ी से एक सिमत की तरफ बढ़ रहा है। अब वो जो सिमत है वो आम आदमी के कितने करीब है, आम आदमी के कितने दूर है। महंगाई का जो जिन है वो सबके सर पर नाच रहा है और इतनी ज़्यादा महंगाई है, बेरोज़गारी है कि आम आदमी इन सारी बातों से ला ताल्लुक़ है। वो इस चक्कर में है कि बिजली का बिल कैसे जमा होगा, गैस का बिल कैसे जमा होगा, बच्चों के स्कूलों की फ़ीस किस तरह से जाएगी, हेल्थ के इश्यूज़ कैसे डन होंगे। बहुत मसाइल हैं और हर बिल में इजाफा होता जा रहा है। गैस के बिल्स मल्टीप्लाई कर गए, टेलीफोन के बिल्स मल्टीप्लाई कर गए, टैक्सेस में इजाफा हो रहा है। ये तमाम चीज़ें जो पाकिस्तानियों के ऊपर हर दूसरे दिन एक नया तूफ़ान बर्पा कर रही हैं, वो एहसासात, वो पॉलिसीज़, वो इम्प्लीमेंटेशन, वो एग्जीक्यूशन गवर्नमेंट को नज़र क्यों नहीं आ रही हैं, या अगर नज़र आ रही हैं तो पाकिस्तानी कौम को गवर्नमेंट बचा क्यों नहीं पा रही है। ये आज का मौजू है। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट मामला है जिस पर हम बात करेंगे। कराची में तोड़ फोड़ जारी है, सुप्रीम कोर्ट के अहकामात हैं, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने अहकामात दिए हैं। बड़े पैमाने पर जो तजावुज़ात हैं उनका खात्मा जारी है। 21 तारीख को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान दोबारा समाअत करेंगे इस केस की। कराची को खूबसूरत बनाना है। कराची को खूबसूरत बनाने के लिए जो एग्जीक्यूशन हो रही है, बिल्डिंग कंट्रोल की जाने से तोड़ फोड़ हो रही है, वो एक तोड़ फोड़ तो नज़र आता है कि हाँ ठीक हो रही है, लेकिन बड़े पैमाने पर जो तोड़ फोड़ हो रही है वो ऐसे बिल्डर्स और बिल्डिंग कंट्रोल उन्होंने मिलकर एक प्रॉपर्टी बेची, लोगों ने ख़रीदी, उनको तोड़ा जा रहा है। उसके ऊपर PTI डिवाइडेड है कराची में। शेख रशीद साहब कुछ और कहते हैं और यहाँ पे जो अपोजिशन लीडर हैं फिरदौस शमीम नकवी साहब कुछ और कहते हैं। ये दो मौजूआत हैं, लेकिन मैं पहले महंगाई की तरफ आता हूँ और हमारे साथ मौजूद हैं सेनेटर फैसल जावेद साहब और मेरे साथ मौजूद हैं ज़फ़र अब्बास साहब, सामाजिक कारकुन हैं, महंगाई पे बहुत ज़्यादा बात करते हैं। लेकिन पहले सेनेटर फैसल जावेद साहब, ये बताइए सर कि पाकिस्तान ने जो ख्वाब देखे, इमरान खान साहब ने ख्वाब दिखाए, सारी कौम ख्वाब देख रही है, बहुत अच्छा लगता है, लेकिन प्रैक्टिकली चीज़ें थोड़ी डिफ़िकल्ट हैं। ग्राउंड के ऊपर महंगाई ने लोगों को तंग किया हुआ है, बिजली के बिल, गैस के बिल, पेट्रोल की कीमतें, इससे बहुत तकलीफ दी हुई है। ये मरहला कब तक ख़त्म होता दिखाई दे रहा है या कम होता दिखाई दे रहा है आपको? जी फैसल अजीज साहब, इस पे मैं बात करता हूँ। पहले मैं यहाँ पे एक चीज जरूर कहूंगा कि आपके प्रोड्यूसर या कोऑर्डिनेटर जो है प्रोग्राम के, उन्होंने कहा कि हम कोई स्पेशल ट्रांसमिशन करें। नईमुल हक साहब के ऊपर तो आपने बात करनी है, लेकिन आपने मुझसे जो सवाल पूछा है महंगाई का, उसका मैं जवाब आपको दे देता हूँ। जाहिर है ऑल ऑफ अ सडन आपने टॉपिक चेंज किया, लेकिन ये कंसर्न आपका बिल्कुल ठीक है और ये पूरी कौम जो है इस महंगाई में है और घर का गुजारा मुश्किल से होता है, खर्चे ज्यादा है, आमदनी कम है, यानी कि 10 तरफ से चीजें बाहर हैं। जब चीज 10 तरफ से बाहर हो वो महंगाई होती है। अब महंगाई की वजूहात जानना बहुत जरूरी है। जब आप बात कर रहे ख्वाब की, और वो इंशाल्लाह पाकिस्तान उधर जाएगा, लेकिन ये कठिन रास्ता आना था। जिस तरह से पाकिस्तान को चलाया गया पिछले 30 सालों में, खास तौर पे पिछले 10 सालों में पीपल्स पार्टी और PMLN ने जिस तरह से पाकिस्तान लाया, उसकी वजह से ये हालात है। कोई एक इदारा नहीं छोड़ के गए जो खसारे में ना हो, कोई एक इदारा नहीं छोड़ के गए जो करप्शन से पाक हो। ऊपर से लेके नीचे तक सरकारी इदारों में करप्शन, और जिस तरह से मनी लॉन्ड्रिंग होती रही,
जिस तरह अपनी प्रॉपर्टीज बनाई, पाकिस्तान गरीब हुआ। ये कुछ खानदान है अमीर हुए। इमरान खान का जीना मरना पाकिस्तान में है और ना पाकिस्तान से बाहर उन्होंने को प्रॉपर्टीज बनानी है। वो इस कौम के लिए काम कर रहे हैं। मेजर चीजें हमारी आते साथ गवर्नमेंट ने अचीव की हैं, लेकिन आम आदमी तक उसका असर अभी तक नहीं गया। अब मेजर चीजें क्या हैं? जब हमें इकोनॉमी मिली, दिवालिया निकला था इकोनॉमी का और बैंकरप्ट होने जा रहा था पाकिस्तान। उसके बाद हमने पहला जो मेजर लिया, जिसे दुनिया कहती है कि पाकिस्तान सही डायरेक्शन में है, करंट अकाउंट डेफिसिट जो है डॉलर्स के अंदर आमलाल हो रहा था पाकिस्तान को, 20 बिलियन डॉलर था, जिसे हम नीचे लेकर के आए हैं। अब 2 बिलियन डॉलर पे वो आ गया इस साल। और इसकी ये जो इकोनॉमी की जो स्टेबिलिटी है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है, इसकी इंडोर्समेंट आ रही है IMF से, वर्ल्ड बैंक से, एशियन डेवलपमेंट बैंक से, मूडीज से। अब पब्लिक कहती है भाई ये चीजें तो हैं, इकोनॉमी स्टेबल हो गई, मेरे लिए इसमें क्या है, मुझे तो महंगाई का सामना है। ये बात बिल्कुल ठीक है। तो मेजर जो स्टेप्स लिए गए इनकी अब आम आदमी तक आनी है। हमने क्या किया? हमें पता था ये मुश्किल वक्त आना है और ये आया है, आज महंगाई है, लेकिन हमने पैरेलल कुछ चीजें शुरू की हैं ताकि जब तक हम महंगाई पे काबू पा रहे हैं, और महंगाई 3-4 महीने के बाद महंगाई नीचे आना शुरू हो जाएगी, लेकिन अब तक हमने कुछ पैरेलल मेजर्स लिए हैं। मतलब रिलीफ पैकेजेस हैं, हमारा जो सोशल वेलफेयर प्रोग्राम है उसके बजट डबल कर दिए है हमने, 190 अरब कर दिया। अब हम 1.5 करोड़ खानदानों को, जो गरीब तरीन खानदान है, 1.5 करोड़ खानदानों को मुफ्त इलाज होगा, प्राइवेट हॉस्पिटल से भी वो मुफ्त इलाज करा सकते हैं। 7,20,000 रुपया गवर्नमेंट सालाना देगी। इसके अलावा हमने एहसास प्रोग्राम के तहत बाकी जो चीजें की है, ये साथ में इसलिए की हैं कि जहां पे महंगाई है साथ में लोगों को कुछ आसानियां भी पैदा की जाए, लेकिन हमने असल जो हल निकालना है वो खत्म करना है। इस वक्त मैं आपको आज की तारीख में ये बता दूं कि अगर इमरान खान साहब ना होते तो आज डॉलर 250 का होना था। आज जो आपकी जो इकोनॉमी है उसका दिवालिया निकल जाना था। ये कुछ ऐसी पॉलिसीज लेकर आए। फैसल साहब, मैं आपको चंद लम्हों के लिए रोकता हूँ और सुनवाना चाहता हूँ इमरान खान साहब ने कल क्या कहा। एक और उम्मीद, एक मोहब्बत का इजहार कौम के साथ इमरान खान साहब का, जो फैसल जावेद साहब कह रहे हैं, इसके बारे में PTI की गवर्नमेंट बार बार कहती रही है, लेकिन बिजली का बिल जमा करवाना है, गैस का बिल जमा करवाना है, बच्चों की फ़ीस देनी है, महंगाई में ज़िंदगी गुजारनी है, इसके लिए क्या सब लोग दस्तरखान पे जाएंगे? क्या सब लोगों को जो है हेल्थ कार्ड मिलेगा? एक है दुश्वार टाइम है, लेकिन खान साहब ने कल क्या कहा, सुनिए ज़रा। फैसल जावेद साहब, आपने गुफ्तगू सुनी, आपकी खैर नॉलेज में तो हर चीज़ रहती है। इमरान खान साहब किस तरह आगे बढ़ रहे हैं, शायद बहुत चंद लोग हैं जो खान साहब के इतने करीब हैं, उनमें से आप एक हैं जो इस सारी पॉलिसीज़ को भी देख रहे हैं, चीज़ों को भी देख रहे हैं और लोगों के इत्मीनान भी है। लेकिन क्या करें, माहाना बिल की अदायगी का कोई अल्टरनेट नहीं है और मिडिल क्लास बहुत बुरी तरह पिस रहा है। अब मामला ये है कि 16-17 महीने के बाद अब कितना वक्त रह गया है, ये है मामला। फैसल जावेद साहब, आपके ख्याल में मजीद कितना वक्त रह गया अच्छा वक्त शुरू होने में? कितना वक्त होगा कि बिजली के प्राइसेस कम हो जाएंगे, पेट्रोल के कम हो जाएंगे, गैस के कम हो जाएंगे और महंगाई में कमी आएगी? अंदाजन कितना वक्त लगेगा? मैं आपको एक बात बताऊं, आपने बिल्कुल ठीक बात की है। जो मिडिल क्लास है ना तबका, उसको बहुत मुश्किलात है, लेकिन जो लोअर क्लास तबका है हमारा, जो गरीब तरीन, जो पिसा हुआ तबका है, जिसपे कभी किसी ने तवज्जो दी नहीं है, जरा उनको भी स्टडी करें और जाएं गांव देहातों में, किसानों के पास जाएं। वो खुश है, वो कह रहे हैं कि उनकी आमदनी पहले से कई ज्यादा बढ़ गई है। किसान कह रहे हैं, जो पिसा हुआ मेहनत कश तबका है, वो कह रहा है कि मेरे लिए मुझसे तो कोई पूछे कि हेल्थ कार्ड की कितनी इंपॉर्टेंट है। जब पहले जाता था हॉस्पिटल, मुझे जेवर बेच के इलाज कराना पड़ता था, आज इमरान खान मुझे दे रहा है 7,20,000 रुपया सालाना। तो पिछले हुए तबके की आवाज भी टेलीविजन पे आनी चाहिए, उसकी भी आवाज आनी चाहिए। जो मजदूरी करने आता था शहर में, फुटपाथ पे सोता था, आज उसको फर्स्ट क्लास बेड मिलता है तनागढ़। एक अब मिडिल क्लास की आपने बात की, देखिए मिडिल क्लास तबका जिसमें मैं भी आता हूं, हम लोग ये समझते हैं कि हमें मुश्किलात हैं,
अब मेरी गैस का बिल जो है, मुझे भी पता है गैस का बिल क्यों था। इन्होंने PMLN गवर्नमेंट ने ऐसी डील की है, हमें ढकेल दिया सालों के अंदर कि हम उससे ना पीछे हट सकते हैं, ना कुछ गैस इस्तेमाल करें ना करें, हमें पैसे देने पड़ रहे हैं गवर्नमेंट को। वो डील ऐसी की है महंगे दामों की। कुछ चीजें हैं जो हमें समझनी होंगी, लेकिन 3-4 महीने के अंदर महंगाई कम होगी। महंगाई कम होने का मकसद क्या है? 3 से 4 महीने में महंगाई कम होगी आपके? जी, 3 से 4 महीने में महंगाई कम होगी, आप ये कह रहे हैं? 3 से 4 महीने में महंगाई कम होना शुरू हो जाएगी, ये IMF भी कह रहा है। और ये इसलिए कि कुछ मेजर्स लिए हैं, मुश्किल फैसले किए हैं। अगर ये ना करते तो आज डॉलर 250 पे होता। अगर ये चीजें हम ना करते तो हम लोग आज महंगाई भूल जाते। ये होती कोई इससे डबल महंगाई होती। फैसल साहब, मैं गुफ्तगू में शामिल करना चाहता हूं जफर अब्बास साहब को। जफर अब्बास साहब, आपने गुफ्तगू सुनी, फैसल जावेद साहब ने बहुत एक्सप्लेन किया, बहुत तरीके से एक्सप्लेन किया। अच्छी मजेदार बात यह कि 3 से 4 महीने के अंदर महंगाई का खात्मा हो जाएगा या महंगाई कम हो जाएगी। अल्लाह करे इसी तरह से। IMF भी इस तरह की रिपोर्ट दे रहा है, ग्राउंड पे भी ये सूरत हाल है। आप क्या कहेंगे जफर अब्बास साहब? आप जो लोगों से मिल रहे हैं, महंगाई की सूरत हाल पे बात कर रहे हैं, आप बात कर रहे हैं बेरोजगारी पे बात कर रहे हैं, इस सारे सिनेरियो के अंदर आपको ग्राउंड पर क्या नजर आता है जफर अब्बास? सर, ग्राउंड पे नजर आ रहा है कुछ लोग हैं वो आवाम के साथ मजाक कर रहे हैं, और इस वक्त भी बहुत बड़ी कॉमेडी में सुन रहा हूँ बैठ के कि गरीब आदमी बहुत खुश हो गया है और वो 7.5 लाख रुपए कैश लेके घूम रहे हैं अस्पतालों में, इतनी बड़ी रकम हाथ में। तो ये कौन लोग हैं जो इनको बता रहे हैं ऐसी बातें? वो सबसे बड़ा झूठ देखें आपके, ये आवाम तक पहुंच ही नहीं पा रहे हैं। हम तो वीडियोस डाल लें कि गरीब का बच्चा अपने बाप से स्वेटर मांग रहा है, लंडा का स्वेटर 20 रुपए का, बाप वो नहीं दे पा रहा, अपने आप को जला के मार लेता है, दौड़ रहा है कब्रिस्तान के अंदर अपने आप को आग लगा के। दूसरा बच्चे का बाप बच्चे रोटी मांग रहे हैं, बाप को नहीं दे पा रहा, बाप अपने आप को मार रहा है। रोजाना खुदकुशी की मैयतें आ रही हैं। ये मैं गरीबों की बात कर रहा हूं, और ये कह रहे हैं कि गरीब इतना खुश हो गया जिसकी कोई इंतहा नहीं। आप 10 अरब रुपए की और 15 अरब रुपए की ग्रांट यानी 75 रुपए और 150 रुपए एक पाकिस्तानी शहरी को देकर आप समझ रहे हैं आपने पाकिस्तानियों पर एहसान कर दिया है, आपने बेड़ा गर्क कर दिया है भाई लोगों का। और ये जो आप बातें कर रहे हैं 3 महीने 4 महीने, आपने तो अपने इंटरव्यू शुरू होने से पहले ही बोल दिया कि आपको शायद किसी ने बेवकूफ बना के इस प्रोग्राम में बुला लिया। आप अवामी नुमाइंदे, आप अवामी मसाइल पे बात नहीं करेंगे, आप तो ताजियत देंगे और पुरसा लेंगे, इसलिए आप ऑनलाइन आ गए। मैं तो परेशान हूं इस वक्त आज की डेट में। आप मेरे साथ किस यूटिलिटी स्टोर चलेंगे? चलिए जरा आए देखें आटे तेल के भाव क्या चल रहे हैं। आप मेरे साथ चलिए, सुई गैस का 300 रुपए वाला बिल गरीब भी भर रहा है 10,000 रुपए, क्योंकि उसको पता है कोई सुनेगा ही नहीं, किसी किस्म की सुनवाई नहीं है। के इलेक्ट्रिक आपके दोस्तों के हाथ में, तो इसलिए उसने कराची के लोगों की खाल उतार दी है। अभी तो गर्मी शुरू नहीं हुई है तो 15-15 हजार रुपए लोगों के घरों में बिल आ रहा है। आटा, तेल, घी, चीनी, आप जिस चीज की बात कर ले डबल से ऊपर चला गया 3 से 4 महीने में। कौन सा इनकलाब ले आएंगे आप 4 महीने बाद? 4 महीने बाद आप इस चैनल पे नहीं होंगे, आप किसी और चैनल पे बैठे होंगे। बस चैनल की बात कर रहे हैं जफर अब्बास साहब। मामला यह है कि कल वजीर आजम पाकिस्तान ने यह कहा कि कुछ चैनल्स वो जाते हैं सवाल करते हैं, उनका माइक लोगों को तक वो जिस तरह सवाल करते हैं वैसे महंगाई पे उन्हें उसी तरह का जवाब दिया जाता है। अब ऐसा मुझे फील हुआ कि शायद चैनल जानबूझ के ये कर रहे हैं। जो वज़ीर आज़म ने कल कहा, मैं पहले सुनवाता हूँ, जफर साहब आपकी तरफ ही वापस आता हूँ। वज़ीर आज़म साहब ने कल जो लाहौर में पंजाब गवर्नर हाउस पंजाब लाहौर के अंदर बात करते हुए ये कही बात कि चैनल्स खुद ये कर रहे हैं और ग्राउंड पे सूरत हाल मुख्तलिफ है। वज़ीर आज़म साहब क्या कह रहे हैं, उनके लोगों ने क्या बताते हैं जो उन्होंने कल तकरीर में कहा? असल में नया पाकिस्तान की तामीर जो है उसका रास्ता कठिन है। जिस तरह से हमें पता है कि मईशत बहुत बुरे हालात के अंदर मिली, गवर्नमेंट के पास उस तरह के हालात नहीं थे, उन्होंने नए फैसले किए, मुश्किल फैसले किए, कुछ ताख़ीर से किए, जिसकी वजह से एक इन्वायरमेंट बना। लेकिन अब इंटरनेशनली रिकगनाइज़ हो रहा है कि हुकूमत के फैसले ठीक हैं और एक अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि कुछ अरसे के बाद पाकिस्तान में महंगाई में कमी आएगी। ये अपनी जगह पर चीज़ें हैं, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता, वैसे इंशाल्लाह ऐसे ही होगा क्योंकि इंटरनेशनल इंटीग्रेटर्स ये चीज़ें सब बता रहे हैं, लेकिन ये जो परसेप्शन है ना कि आप मीडिया जो है वो जानबूझ के ऐसा कर रहा है, ग्राउंड पे ये सूरत हाल नहीं है। फैसल जावेद साहब, ग्राउंड पर यही सूरत हाल है, जैसे जफर साहब भी कह रहे हैं और जिस तरह इमरान खान साहब भी कह रहे हैं, ग्राउंड के ऊपर सूरत हाल लोअर मिडिल क्लास की, इवन अपर मिडिल क्लास की महंगाई से बहुत बुरी तरह मुतासिर हो रही है। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि 3, 4, 5 महीने के अंदर इंशाल्लाह हालात बेहतरी होगी, तो उसके बाद वाला साइकिल क्या है? हालात की बेहतरी के बाद अब कितनी स्पीड से मईशत को आगे ले जाएंगे? देखिए, मैं जफर साहब को सुन रहा था। जी जी।
मैंने ये कतई नहीं कहा कि जी मैंने इस पे बात नहीं करनी, मैंने ये कतई नहीं कहा कि महंगाई नहीं है, मैंने ये कतई नहीं कहा कि लोग मुश्किल में नहीं है, बल्कि मैंने कहा कि एक सेंस ऑफ रियलाइजेशन है, आज लोगों का गुजारा मुश्किल हो गया है, घर नहीं चल रहे, महंगाई है, 10 तरफ से चीजें बाहर हैं। इसके पैरेलल मैंने कुछ चीजें शेयर की कि जहां पे हम महंगाई पे काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं और करके दिखाएंगे, वहीं पे हमने कुछ शेयर की है साथ में, ताकि लोगों को इलाज के हवाले से रिलीफ मिले। बाकी सहूलतें दे रहे हैं, उस प्रोग्राम को भी मैंने कहा हाईलाइट करना चाहिए। गांव देहातों में जो बेनिफिशरीज है उनकी तादाद आज 65 लाख खानदान है पाकिस्तान के। आप 65 लाख खानदानों के पास चले जाएं, उनसे पूछ लें कि उनके लिए कितनी बेहतर सहूलत है। ये 1.5 करोड़ खानदान होंगे इस साल के एंड पे, 7,20,000 रुपए सालाना उनको इलाज के लिए मिलता है। मेजर प्रॉब्लम होता है लोगों को इलाज के हवाले से, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में वो जाके इलाज करवा सकते हैं और उनको गवर्नमेंट पैसे देती है। ये अच्छा इकदाम है। मैं इसको कह रहा था मैं कि अपने ज्यादा इश्तिहार नहीं चला रहा है घर में। मैंने ठीक कहा है आपने, और ये अच्छी खुशाइन बात है। यूटिलिटी स्टोर्स के अंदर भी मैनेजमेंट को बेहतर करने की जरूरत है, वहां पे भी थोड़ा सा इस तरह ना कि टेलीविजन पे आके झूठ बोलती हैं। मैं ये कहता कि महंगाई नहीं है, मैंने कहा नहीं है, आज बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैंने तो ऐसी कोई बात नहीं की। खैर बहरहाल बात यह है कि जहां तक मैं नहीं भाई की बात कर रहा था, वो मैं इसलिए कह रहा था कि मैं एक मीटिंग से बाहर निकला हूँ बात करने की, तो मुझे बताया गया कि वो उन्होंने करना क्विकली आपसे कमेंट किए। नहीं भाई, मैंने कहा ठीक है, लेकिन यहाँ से मुझे पता चला कि मुझे ज्यादा टाइम देना है, क्योंकि एक अहम जो मौजू है महंगाई, उस पर जरा तफसीली गुफ्तगू करनी पड़ती है लोगों को समझाने के लिए। अच्छा, अब हमें एक चीज और देखनी है, वो ये देखनी है कि इमरान खान जो है ना, उनकी कमिटमेंट हमने देखनी है। इमरान खान ने अपनी कोई प्रॉपर्टीज नहीं बनानी, उन्होंने इमरान खान नहीं तो कोई और कौन आके करेगा। मुझे आप ऑप्शन दे देना, अगर आज इमरान खान नहीं। जफर बास साहब, आपने गुफ्तगू सुनी फैसल जावेद साहब की, मैं सिर्फ जानना चाहता हूँ ग्राउंड के ऊपर सूरत हाल मुश्किल है, लेकिन हुकूमत के इकदाम भी नज़र आ रहे हैं, फोकस नज़र आ रहा है। सुस्ती हो सकती है, उसकी मैनेजमेंट में इशूज हो सकते हैं, लेकिन इंटेंशन के अंदर नहीं है। अच्छा, अब जब नीयत ठीक हो, मेहनत कर रहे हो, तो क्या समाजी कारकुनों को हेल्प नहीं करनी चाहिए हुकूमत की? क्या साथ होके नहीं खड़ा होना चाहिए कि इमरान खान साहब काम कर रहे हैं? देखें, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। समाजी कारकुन भी 18 महीने तक खामोश रहे, सारा मीडिया पूरे पाकिस्तान का खामोश रहा, किसी ने एक लफ्ज़ नहीं बोला। यही वजह है कि 60 रुपए पेट्रोल का वादा किया था, आज पेट्रोल कहाँ पर है? आटे रोटी का वादा किया था, वो कहाँ पर है? रोटी का साइज पहले भी बता चुका हूँ कि 12 रुपए में इतनी बड़ी रोटी थी, इतनी सी हो गई है। और क्या चीज़ देखनी चाहते हैं आप चलिए, आपको आटे, घी, तेल, हर चीज़ दिखाते, तबाह हो गई, रोजगार नहीं है। पोर्ट के ऊपर लोगों के कंटेनर खड़े हुए, डैमरेज भर भर के पागल हो गए हैं। जब ये अभी रिलीज होंगे, चाइना खुलेगा ना, तो और महंगाई बढ़ेगी। आप समझ क्या रहे हैं? इस वक्त लोगों के जो घर गिराए जा रहे हैं, जिनको बेवकूफ बनाया गया किसी भी तरीके से, या जो भी जमीन थी, वो सब खुले आसमान के नीचे आ रहे हैं। इस वक्त प्राइवेट इदारों के अंदर लोगों के पास नौकरी नहीं है देने के लिए, लोग अपने स्टाफ को तनख्वाही नहीं दे पा रहे हैं। वजीर आजम साहब कह रहे हैं, जफर बास साहब मैं ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के बाद हम बात करेंगे। कराची में अंडर प्रेशर है। सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है, उस फैसले के बाद कराची के बहुत सारे इलाकों के अंदर तोड़फोड़ जारी है। बिल्डिंग कंट्रोल मकानात को तोड़ रहे हैं, बहुत सारी बिल्डिंग्स टूट रही हैं, एक ऑपरेशन जारी है। कराची सर्कुलर रेलवे बनना है, टाइम बहुत कम है। मेरे साथ मोहसिन शेखानी साहब मौजूद हैं। हम ब्रेक के बाद बात करेंगे कि पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर में बिल्डर एतमाद के साथ आखिर काम क्यों नहीं कर पा रहा है, इस ब्रेक के बाद। पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची में ऑपरेशंस हो रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के तहत। कराची सर्कुलर रेलवे जो कई सालों से कराची वालों का ख्वाब है, उसे बनना चाहिए, ट्रेन चलनी चाहिए, ट्रांसपोर्ट के ज़्यादा से ज़्यादा मौक़े होने चाहिए कराची वालों के पास, लेकिन कोई ऐसी सहूलत कराची को मुयसर नहीं है। बहुत ही इंक्रोचमेंट्स हैं, कचरा घर है, गंदगी है, पार्क के अंदर कब्ज़े हुए हैं। ये एक सारा मंजरनामा पिछले 10-15 साल के अंदर सामने देखने को मिला है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जो इस वक्त हम देख रहे हैं, जस्टिस गुलजार अहमद साहब, उन्होंने बहुत सारे इस तरह के अहकाम जारी किए कि जिसके तहत कराची में इंक्रोचमेंट्स का ख़ात्मा हो रहा है। लेकिन इन इंक्रोचमेंट्स के साथ साथ कुछ ऐसे कानूनी
इसलिए कानूनी मैं कह रहा हूँ कि बिल्डिंग कंट्रोल ने भी अप्रूव किया, बिल्डर ने भी इश्तिहारात दिए, बहुत सारे मॉडल, खूबसूरत मॉडल्स उन्होंने आके उस प्रोजेक्ट को बेचा, लोगों ने ख़रीदा, मॉडल्स को देखकर, अदाकारों को देखकर, बिल्डर के कमिटमेंट्स को देखकर, बिल्डिंग कंट्रोल के लेटर को देखकर उन्होंने प्रॉपर्टी ख़रीद ली। आज पता चल रहा है कि वो टूटनी है और तोड़ी जा रही है। तो ऐसी सूरत हाल में वो आम आदमी जाए कहाँ, कौन सुनेगा, क्योंकि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने अहकाम दिए हुए हैं। 21 तारीख को फिर इसकी पेशी है, कराची सर्कुलर रेलवे से मुताल्लिक क्या क्या चीज़ें होनी है। सेम टाइम एक और डेवलपमेंट है, वो ज़मीर अहमद अब्बासी साहब हैं, डिप्टी डायरेक्टर हैं एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट के ईस्ट जोन के। उन्होंने कराची की 148 सोसाइटीज़ को फ्रॉड करार दिया है, लिखा है फ्रॉड हैं ये कागज़ है जिस पे उन्होंने लिखा है, नोटिफिकेशन जारी किया, ये फ्रॉड हैं। उसमें बहुत बड़े बड़े बिल्डर्स की सोसाइटीज़ हैं। अच्छा, आम आदमी करे क्या, उसके पास मैकेनिज्म क्या है जब वो अपनी सरमायाकारी करना चाहे या अपने घर वालों के लिए, अपनी वालदा के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी बेगम साहिबों के लिए घर प्लॉट लेना चाहे, वो जाए कहाँ? बिल्डिंग कंट्रोल गैर कानूनी, जो सोसाइटीज़ के बाद रजिस्ट्रेशन है गैर कानूनी, बिल्डर जो कह रहा है बात उसके ऊपर एतमाद नहीं है, बड़े बड़े एंकर्स, बड़े बड़े फिल्म स्टार्स, ड्रामे में, मॉर्निंग शोज़ में आने वाली ख़वातीन, वो उसको प्रोजेक्ट को बेच रही होती हैं। आम आदमी झांसा खा लेता है और उसके बाद चीज़ ले लेता है। चीज़ लेने के बाद अब वो पर्चा लेके घूम रहा है कराची में, यहाँ पे भी, और एक नया प्रोजेक्ट बना है वहाँ पे भी मातम चल रहा है। मोहसिन शेखानी साहब, ये हो क्या रहा है? सर, हमें तो खुद समझ नहीं आ रहा कि कोई पॉलिसीज़ होनी चाहिए, कोई सिस्टम्स होने चाहिए। हम खुद 6-8 महीनों से डिफरेंट फोरम पे बैठे हुए हैं, हम कह रहे हैं कि लीगल बिल्डर्स क्या होता है और इलीगल क्या होता है। लिटरली इश्तिहार दे रहे हैं, मिनिस्टर को बुला रहे हैं, सीएम को लेटर लिखा कि अगर ये इलीगल कंस्ट्रक्शन होगी तो डिज़ास्टर होगा। इसलिए डिज़ास्टर होगा कि अगर इलीगल को आप वेट ही नहीं करेंगे, उसकी स्ट्रेंथ वो नहीं होगी, कोई जलजला या कोई चीज़, जैसे 2 बिल्डिंगें गिर गई, ऐसे मैं कह रहा हूँ 10 लाख लोग मर जाएंगे। तो हम उन चीज़ों को, इलीगल और लीगल 2 चीज़ों को सेपरेट करना है आपको। इदारे काम वो कर रहे हैं, इलीगल में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बन रही है बिल्डिंग, कोई पूछने वाला नहीं है, इसलिए कि कोई सर्टिफिकेशन नहीं, कोई चीज़ नहीं। और बिल्डिंग कंट्रोल देता है सर्टिफिकेट, आप बिल्डिंग कंट्रोल के सर्टिफिकेट को सर्टिफिकेट नहीं मानते, केडीए के सर्टिफिकेट को सर्टिफिकेट नहीं मानते। हम जो बिल्डर वाले हैं, जो इतने आबाद के मेंबर्स हैं, उनको कमर्शलाइजेशन भी कराना है, उन्होंने फीस भी भरनी है, उन्होंने 18 एनओसी भी लेनी है, बिल्डिंग कंट्रोल से भी लेना है, 18 एनओसी उसके बाद बनाते, उसके बाद भी गैर कानूनी है। उसके बाद भी अचानक एक दिन आता है कि कहा जाता है कि ये गैर कानूनी है। ये लोता साहब हैं, कहता कौन है सर? अभी तो सुप्रीम कोर्ट में ये अहकाम आता है। देखिए, 2 साल के लिए, पिछले 2 साल के लिए हाई राइज कराची में बंद थी, साबिक चीफ जस्टिस साहब ने बंद की हुई थी, फिर अल्लाह करके वो बहाल हुई। अब हाई राइज पे पाबंदी है या नहीं? हाई राइज पे पाबंदी नहीं है, कमर्शलाइजेशन पे पाबंदी है। तो बात तो एक ही हो गई, बात एक ही हो गई, लेकिन अब वही वाली बात है, हम यही समझाने केस कब लगेगा भाई? मास्टर प्लान बनेगा तो हमें पता चलेगा शहर का क्या होगा। मास्टर प्लान कौन सबमिट करेगा? गवर्नमेंट सबमिट करेगी। मास्टर प्लान के लिए अथॉरिटी बन गई, 6 महीने उसके लिए लगेंगे। लेकिन इन लोगों का क्या कसूर? देखें मसला क्या है, हम इस बेरोजगारी बढ़ रही है, हालात ख़राब है, 2 साल कंस्ट्रक्शन कराची में एक्टिविटी नहीं हुई, आपने बैन लगाया और 2 साल के बाद आपने कहा ठीक है सब। तो मतलब ये क्या है? क्यों था फिर? मतलब क्यों था ये 2 साल? हमें भी तो समझाएं लोग, या हम किससे पूछें? आप भी कह रहे हैं कि जफर अब्बास साहब, मैं मुख्तसर चाहता हूं, ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी बिल्डर्स डेवलपर्स की एसोसिएशन के सरबराह हैं, पायनियर हैं, मोहसिन शेखानी, सब जानते हैं। आप इनकी चीखें सुन रहे हैं, ये कौन करेगा, कौन सुनवाएगा? आप जो ग्राउंड के ऊपर शोर मचा रहे होते हैं, आपसे शोर, आपके शोर से लोग डरते भी हैं, आप ये बिल्डर्स के लिए भी शोर मचाएंगे कुछ? देखिए, मैं बिल्डर्स के लिए क्या शोर मचाऊं? इस वक्त पोजीशन ये है कि जिन बेचारों के घरों के लिए ऑर्डर आ गए हैं सुप्रीम कोर्ट के, चाहे वो मून गार्डन फ्लैट हो, चाहे कोई भी हो, हम क्या कर सकते हैं? हम सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के खिलाफ तो नहीं खड़े होंगे ना, लेकिन हमारे लिए बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि अगर आबाद जैसा इदारा मौजूद था, वो बिल्डर्स कैसे सामने आए, उन्होंने कैसे इतनी बड़ी कैंपेन चलाई, कैसे ये फ्लैट बेचे। अच्छा, सिर्फ ये आबादी नहीं है, इस वक्त मलिक रियाज के डसे हुए भी 50,000 आदमी रोडों पे सर पीटते फिर रहे हैं। तो मसला ये कि आप हाईवे की तमाम आबादियों को आज कह रहे हो कि जाली हैं। अच्छा, अब हाईवे पे जो छोटी मोटी स्कीमें होती हैं, फलानी कम्युनिटी की, वो क्या बोलती हैं गरीब से कि 3,000 रुपये महीना दो और 10 साल या 6 साल बाद 2.5 लाख रुपए में ये प्लॉट तुम्हारा। वो बंदा पूरी जिंदगी जब जमा पूंजी दे चुका होता है, वो बिल्डर करोड़पति अरबपति बन चुका होता है, उसके बाद मालूम होता है कि वो जाली है। अच्छा, सबको पता है केडीए और एसबीसीए के लोग मिले में आबाद के लोगों के साथ, इन बिल्डरों के साथ।
आप ये देखिए कि पूरा धोरा जी तब्दील हो गया पोर्शंस में। कैसे हो गया? कोई तो इदारे, लोग, सिस्टम इनके साथ मुंसलिक है ना। मैं अभी किसी आपसे बोलूं कि केडीए के या एसबीसीए के डिप्टी डायरेक्टर का लिविंग स्टैंडर्ड देख लें तो आप बोलेंगे इमरान खान से ज्यादा भारी है वो। उसके बच्चों के पास गाड़ियां 70-70 लाख 1.5 करोड़ रुपए की हैं, उसकी बीवी 4 करोड़ रुपए की लेक्सिस में घूम रही है। कैसे? आप मुझे कराची में वो घर तो बता दें, भले 60 गज का हो, बगैर आप बिल्डिंग कंट्रोल के ऑफिसर्स को टारगेट कर रहे हैं सिर्फ, मतलब आप और ऑफिसर्स को भी टारगेट कर सकते हैं। मैं बिल्डिंग कंट्रोल नहीं, मैं तो आपको ये बात भी बोल रहा हूं सर, सुने, इस वक्त जो आबाद का दफ्तर बना हुआ है ना, आबाद का दफ्तर, वो भी सफारी पार्क की कब्जा जमीन पे बना हुआ है, तो किससे बात करें हम? ये दफ्तर अगर आप ये कहें और आप और डॉक्यूमेंटेशन कोई चीज़ है, कोई अलॉटमेंट अथॉरिटी है दुनिया में, कोई आदमी किसी को मानने के लिए तैयार नहीं। आबाद का दफ्तर केडीए के प्लॉट पे बना हुआ है, केडीए ने अलॉटमेंट की है और केडीए की चीजें, सफारी पार्क की जमीन नहीं है सर, वो बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपको इस जगह बैठ के चैलेंज करता हूं कि अगर वो हो तो मैं जिम्मेदार, उन सारी चीजों का जो 20 साल पहले बनी उसका भी मैं जिम्मेदार। चलिए क्लियर हो गया। मोहसिन साहब, दूसरे बात, जितने भी लोग मैं जफर भाई एक और पॉइंट को डिस्कस कर लेता हूं, एक और पॉइंट को। ये जो लोग आम आदमी है जिसको एतमाद होता है कि आबाद की स्टैंप लगी हुई है इसके ऊपर, ये प्रोजेक्ट आबाद ने अटेस्टेड किया हुआ है, बिल्डिंग कंट्रोल ने इसके ऊपर स्टैंप लगाई हुई है और पता नहीं 26 इदारों ने लगाई हुई है और वो बुक कर लेता है। अभी तो हम देख रहे हैं मातम, लोगों का रोना पीटना है। कराची सर्कुलर, एक तरफ लोग खुश हो रहे हैं कि हाँ यार रोड क्लियर होगा तो उसके बाद पटरी बनेगी और ट्रेन चलेगी, दूसरी तरफ ये कि लोगों को एतमाद ही नहीं है। 148 सोसाइटीज जाली करार दे दी है एंटी करप्शन ने, बिल्डर अब जो है वो परेशान है, बेरोजगारी में इजाफा हो रहा है, लेकिन लोगों ने रहना तो है, घर तो चाहिए। अब इस पे करें कि आम आदमी किस तरह से कोई प्लॉट या घर या फ्लैट बुक कराए, उसका तरीक़ेकार क्या है जो ईमानदाराना और शफाफ हो? यार हमें खुद आज समझ नहीं आ रहा कि अगर बिल्डिंग कंट्रोल की एनओसी है, 11 महकमों की और एनओसी है, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की एनओसी है, उसके बाद भी अगर कोई आके बोले कि ये प्रोजेक्ट जाली है या नहीं है और आबाद का मेंबर भी है, तो फिर मैं क्या कर सकता हूं, आप क्या कर सकते हैं इस स्टेज में जहां पे एक प्रोजेक्ट के लिए 150 करोड़ रुपए लेके उन्होंने कंस्ट्रक्शन की हुई है। आज लोग 50 लोग आए हुए हैं और मुझे कह रहे हैं कि हमें रिफंड दिलाओ, ये प्रोजेक्ट सही नहीं है। खुदा राशिद मनाज वाला रोड, राशिद मनाज वाला नासिर लूथा साहब का जो है, मैंने कहा नासिर लूथा साहब चले गए, जिसने बना रहा है उसका क्या कसूर, पब्लिक का पैसा है उसका क्या कसूर, और अगर कोई इन्वॉल्वमेंट है, जो भी लोग हैं उन लोगों को तो लाएं सामने। उस पे तो वो कौन है सब जिन्होंने एनओसी दी? मैं उस प्रोजेक्ट के बारे में 2-3 पॉइंट्स बताता हूं। आपने उसकी निशानदेही कर दी, राशिद मनाज रोड पे अलादीन पार्क के बराबर के अंदर ये है खालिद मसूद साहब का प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट के बारे में 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार इश्तिहारात, सारे इदारों की जानिब से अटेस्टेशन, लीगल है, कोई मसला नहीं है, कोर्ट मामला खड़ा होता है और अब कोर्ट कह रहा है कि इसको तोड़ दें। अच्छा, आम आदमी का इसमें क्या कसूर है? कौन पैसे भरेगा इसके पैसे कौन भरेगा? ये चीजें अगर हम जाया करेंगे तो कौन होगा? मैं उस कंडीशन में हूं, मैं फेस नहीं कर रहा। मैं आपको बता रहा हूं, अल्लाह ना करे अगर इसके ऑर्डर की अभी कॉपीज नहीं आई सुप्रीम कोर्ट की, ये ऑर्डर आएगा तो हमें पता चलेगा ऑर्डर में क्या लिखा। देखिए नैब ने क्लियर किया इस प्रोजेक्ट को, मतलब आपने नैब ने क्लियर कर दिया, बिल्डिंग कंट्रोल ने क्लियर कर दिया, और इदारों ने क्लियर कर दिया। बिल्डिंग बन रही है, 30 मंजिला बिल्डिंग है मेरा ख्याल है, 20 मतलब हमें या तो ये बताया जाए कि अब कोर्टों से भी कोई परमिशन हो तो हम लेना शुरू करें, हमें कहीं तो गाइड किया जाए कि ये यहाँ से लेंगे, बोल टीवी हमें देगा परमिशन या कोर्ट देगी या हम तो परमिशन अक़वाम मुत्तहिदा देगी, कोई तो इदारा होगा जिसको कहा जाएगा कि हाँ यार ये परमिशन है। कैसे रेगुलराइज बिल्डिंग कैसे बनेगी? मतलब आप ये कह रहे हैं कि सब इदारों के बाद अगर कोर्ट ने पाबंदी लगा दिया, कोर्ट का कोई फैसला आ गया, तो आप कोर्ट से भी पहले, बिल्डिंग बनाने से पहले कोर्ट में जाकर कोर्ट से फैसला लेकर कोर्ट के फैसले के ऊपर बिल्डिंग बनाने की तरफ जाएं। मतलब हम कह रहे हैं पहले वेट कर ले, अल्लाह ना करे अरबों रुपया पब्लिक का, ये गरीब लोगों का क्या कसूर है? ये लोग तो इश्तिहार देख के आ रहे हैं, आप चैनलों में 20-20 दिन तक इश्तिहार चल रहे हैं, सब दुनिया आ रही है, 20 पॉलिटिकल लोग आ रहे हैं, फीता भी काट रहे हैं। आज भी जाएं, आज नए नाज़माबाद से आ रहे हैं, सब आए हुए, गवर्नर साहब भी, सीएम साहब भी आए, और एंटी करप्शन ने कहा, एक डीसी साहब ने कहा कि ये जमीन जाली है, जमीन जाली है। क्या करेंगे लोग? कैसे काम होगा? कराची का बहुत बुरा हाल है। कराची में 55% कच्ची आबादियां इस शहर में बन रही है, आप 70% बनाएं, आप पूरा कराची कच्ची बना दें, आप क्या चाहते हैं ये हमें पता चल रहा है। ब्रेक ले रहा हूं,
और शुक्रिया अदा करता हूँ मोहसिन शेखानी साहब, बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ ज़फ़र अब्बास साहब। एक वक्फ़े के बाद हम बात करेंगे सऊदी अरब और पाकिस्तान के ताल्लुकात। क्या कहीं नरमी या सख्ती, कुछ ऐसा इन्वायरमेंट है? कराची पर तो बहुत बात हो सकती है और बहुत बात होनी है, लेकिन पाक सऊदी रिलेशनशिप्स भी कुछ अजीब सा राह पर हैं। इस पर बात करेंगे इस वक्फे के बाद। वेलकम बैक। एक अनोखा वाक़या हुआ है। पाकिस्तान पुलिस सर्विस के एक अहम तरीन ऑफिसर जो कि एसएसपी लाहौर मुफ्किर अदील साहब, वो लापता हैं। एक पुलिस ऑफिसर लापता है और पुलिस ढूंढने में नाकाम है। लाहौर जिसके बारे में कहा जाता है कि सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में अगर कहीं कैमरे लगे हुए हैं तो वो लाहौर है और सेफ सिटी करार दिया गया। एक कैमरे के अंदर भी कहीं भी ये एसएसपी साहब नहीं मिले। हैं कहाँ, कौन ले गया, छुपे हुए हैं, किसी ने अगवा कर लिया, जिंदा हैं, अल्लाह ना करे उनके साथ कुछ हो गया, मामला है क्या? पहले मैं आपको इस वाक़े की रिपोर्ट दिखाता हूँ, उसके बाद फिर हम अपने इस नुमाइंदे से भी गुफ्तगू करेंगे, जाबिर वक्कास साहब से। पहले देखिए रिपोर्ट। आखिर गए कहाँ एसएसपी साहब, गए कहाँ? जाबिर वक्कास, मामला है क्या? बात हो रही है ब्लैक लिस्ट पे नाम डालने की कि पाकिस्तान से कहीं बाहर ना चले जाएं। ऐसा क्या इन्होंने जुर्म किया है कि इनको पाकिस्तान में रखना है? ये अगवा हो गए हैं, खुद छुप गए हैं, मामला है क्या? बिल्कुल, अगर इनके हवाले से बात की जाए तो इनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है एसएसपी साहब का, वो इस बात को मशकूक और बना देता है या शकूक व शुबात में डाल देता है, क्योंकि इसने ये जब सखर में तैनात थे उस वक्त भी ये मशहूर थे कि ये अपनी सरकारी जीप में खवातीन के साथ सफर किया करते थे। और उसके बाद डायरेक्टर FIA लगाया गया नून लीग के दौर में इनको गुजरांवाला में, उस वक्त भी ये अपनी कुछ इसी तरह की नेकनामी रखते थे, जिसमें खासतौर पर इनको पीछे से सियासी पुष्ट बनाई हासिल थी एहसन इकबाल साहब की उस टीम में शामिल थे, जिसमें उन्होंने मुख्तलिफ जो अफसरान थे उनको शामिल किया गया था, मुख्तलिफ महकमों को, ताकि वो अपने मामला जो है वो दुरुस्त रख सकें। फिर उसके बाद जब हुकूमत चेंज हुई तो उसके बाद इनको एक खुडे लाइन कहना ज्यादा बेहतर होगा कि खुडे लाइन लगाया गया और पंजाब कांस्टेबलरी में इनको तैनात कर दिया गया, जिसमें ऑपरेशनल सूरत हाल में ये बिल्कुल नहीं थे। और इनकी जो गुमशुदगी है वो 2 दिन बाद हुई, जब 7 तारीख को इनके दोस्त जो कि इनके नारोवाल शहर से हैं, दोनों। जाबिर, आपकी बातों से ऐसा लग रहा है, आपकी बातों से ऐसा लग रहा है अच्छी शोहरत नहीं है पुलिस ऑफिसर की, और अच्छी शोहरत नहीं है, अच्छी शोहरत, इनके खिलाफ कोई FIR वगैरह भी कभी दर्ज हुई है कभी माजी के अंदर कोई ऐसे वाकयात में? नहीं, इस हवाले से तो कोई FIR वगैरह तो दर्ज नहीं हुई, लेकिन इनके बारे में जो रिपोर्ट्स अफसरान को भेजी जाती थी वो इसी तरह की भेजी जाती थी। इसी तरह की। बहुत बहुत शुक्रिया जाबिर, बहुत बहुत शुक्रिया। एक अजीब सा वाकया है, सीनियर पुलिस ऑफिसर है, उनकी शोहरत अच्छी नहीं है, उनका नाम ब्लैक लिस्ट में है, अब वो खुद अगवा कर लिए गए हैं या खुद छुप गए हैं, कुछ पता नहीं चल रहा, लेकिन ये अजीब एक वाकया है जिसके बारे में पंजाब पुलिस नाकाम सी नज़र आती है। एक और वाकया है, एक साहब हैं अली हसन बरोही। अब ये बड़े ख़तरनाक किस्म के शख्स हैं, इनकी जानिब कोई बढ़ नहीं सकता था। कराची से इर्द गिर्द के जितने भी इलाके हैं वहाँ पे अगर कब्ज़ा हो तो सबसे पहले नाम आता था बरोही साहब ने कब्ज़ा कर लिया, करवा दिया गया, और इनको पुष्ट पनाही हासिल होती थी बड़े बाअसर लोगों की। इनको गिरफ्तार कर लिया है। अब बहुत हैरान कुन बात है कि अली हसन बरोही साहब को सिंध पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। शुएब बर्नी साहब हमारे बहुत सीनियर क्राइम रिपोर्टर हैं, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। शुएब साहब, ये वाकई सच्ची खबर है, अली हसन बरोही गिरफ्तार हो गए, इनका जो गैंग है वो भी गिरफ्तार हो गया है। ये तो बड़े, ये इस तरह से आते थे कि बस ये आए तो फिर पुलिस तो भाग जाती थी, जिसका प्लॉट, जिसका घर, जिसकी ज़मीन, वो भाग जाया करते थे। 2, 4, 8 बंदे मार के ये कब्जा कर लिया करते थे। पता नहीं कितने केसेस इनसे मुताल्लिक है। ये वाकई गिरफ्तार हो गए? जी फैसल साहब, बिल्कुल ऐसा ही हुआ है, और ये गिरफ्तार हुए हैं मेन सुपर हाईवे पे, जहाँ पे डायवो बस का टर्मिनल है, उसके एक प्लॉट जो बराबर वाला है उस पे पेट्रोल पंप कायम है, उसके बराबर वाले प्लॉट पे ये कब्जा करने में मसरूफ़ थे। जो पुलिस ने हमें बताया है, उनका ये कहना है कि ये अपने 7 साथियों के साथ, इनको परसों कराची पुलिस ने, जो सुराबगोट थाना है, उसने गिरफ्तार किया है। लेकिन ये कोई पहली दफ़ा गिरफ्तारी नहीं हुई, ये पहले भी गडाप, इसके साथ साथ गुलशन मेमार, साइड सुपर हाईवे, मेमन गोट, मंगो गिरफ्तार होते हैं, फिर रिहा हो जाते हैं, हो चुके हैं, मुकदमा दर्ज हैं, लैंड ग्रैबिंग के मामलात में इन्वॉल्व हैं।
और नहीं, ये गिरफ्तार होते हैं और रिहा भी हो जाते हैं। जी, पहले भी ये गिरफ्तार हुआ। अच्छा, ये बताएं कौन से पॉलिटिकल लोग इनके पीछे हैं? कौन लोग तो कहते हैं कि बहुत बासर है, इनका कोई मामला नहीं, किसी चक्कर में खुद सेफ होने के लिए गिरफ्तार तो नहीं हो गए, अपने आप को सरेंडर कर दिया हो और आके रह लिए हों ताकि बाहर कोई खतरात हो तो उससे बच सके? इनके लिए ये मशहूर है कि ये खुद कमाऊ पूद हैं, ये सबको हिस्सा देते हैं, खुद भी कमाते हैं, लोगों की ज़मीनों पे कब्जे करते हैं। ये भी जिस प्लॉट पे ये कब्जा करने गए थे वो शाहिद मेमन नामी कोई कारोबारी शख्सियत हैं, उनका प्लॉट है, वो इन पे भारी पड़ गए और उन्होंने इनकी गिरफ्तारी करवा दी। लेकिन इससे पहले दर्जनों प्लॉटों पर इन्होंने कब्जे करे हुए हैं। सिर्फ डिस्ट्रिक्ट मलीर ही नहीं, डिस्ट्रिक्ट वेस्ट में भी इन्होंने प्लॉटों पर कब्जे करे हैं, जिसमें मंगो पीर, सुजानी थाना और गुलशन मेमार थाना है। अगर मलीर में ही बात कर लें तो मेमन गोट का इलाका है, इसके साथ साथ सुराब गोट के इलाके हैं, सच्चर गोट के इलाके हैं। शुएब बर्नी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। इनके बारे में तसव्वुर नहीं किया जाता, उनमें से ही ये शख्स हैं अली हसन बरोई साहब, और इनके साथ बड़े बासर लोग गिरफ्तार हुए हैं, 3-4 और लोग भी गिरफ्तार हुए हैं। सिंध पुलिस एक तरफ तो गिरफ्तारियां कर रही है, दूसरी तरफ मामला यह है कि सिंध के अंदर अमन व अमान की बिगड़ती हुई सूरत हाल है। IG साहब की तब्दीली चूँकि मुअम्मा बनी हुई है, कलीम इमाम साहब अभी तक IG हैं, नए IG नहीं आ रहे हैं, तो 100 से ज़्यादा लोग कहा जा रहा है सिंध के अंदर अगवा हैं। क्राइम रेशो बहुत तेज़ी से ऊपर बढ़ रहा है। SPs, DIGs रिपोर्ट नहीं कर रहे हैं, SHOs बात नहीं मान रहे हैं। जब तक IG सिंध का फैसला नहीं होगा तब तक ये सूरत हाल कंट्रोल में नहीं आएगी। प्रोग्राम ये ख़त्म कर रहा हूँ, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।